लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था हंटर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप गॉड मून फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुका था, जो कि गॉड मून क्लैन को धमकी देते हुए कह रहा था अगर तुम लोग अपनी और अपने क्लैन की सलामती चाहते हो तो तुम लोगों को अपने हर एक क्लैन के मेंबर के बदले में हम लोगों को 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होंगे। लेकिन मिस कैनिंग वहाँ पे उनके सामने आकर बहुत ही बहादुरी के साथ बल्कि उसी के साथ साथ वो हंटर लीडर के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी होश भी ठिकाने ले आती है, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिल्कुल उसी जगह का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस कैनिंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर वो हंटर लीडर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से घबरा चुका था, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे हार नहीं मानता। वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीज करते हुए अपने एक डिफेंस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए कहता है, इसे मैंने 56 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स में खरीदा था, मैं भी देखता हूँ अब तुम इसका मुकाबला कैसे कर पाती हो, क्योंकि मेरे आर्टिफैक्ट का नाम है 9 हेवन डोमेन शील्ड, जिसे आज तक कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। एक बार जब इस शील्ड को अपनी फुल ताकत के साथ एक्टिवेट कर दिया जाता है तो इसे तोड़ना तो दूर की बात है, कोई उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं लगा सकता। और ये कहकर हंटर लीडर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए अपनी 9 हेवन शील्ड को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर मिस कैनिंग भी वहाँ पे अपनी माचा सोल के साथ ऊपर हवा में उड़ते हुए गुस्से से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और कौन से आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो कोई भी मेरे गॉड मून क्लैन की तरफ मैली आंख से देखेगा मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। और ये कहकर मिस कैनिंग वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को क्रिएट करते हुए उसकी सो कॉल्ड पावरफुल डिफेंस शील्ड के ऊपर सोर्ड्स की बरसात करवा देती है। और जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल सोर्ड जाकर उसकी शील्ड के साथ टकरा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी शील्ड के अंदर क्रैक्स आने लगे थे। देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ न सिर्फ उसकी सो कॉल्ड पावरफुल शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मिस कैनिंग के अटैक के प्रेशर की वजह से बेचारा हंटर लीडर खुद भी उड़ते हुए वहाँ पे काफी पीछे जा कहता है, जो देखकर उसके लोग जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगे थे। जबकि बेचारे हंटर लीडर को तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो हैरान होते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन साथ ही साथ हंटर लीडर को वहाँ पे इस बात का भी एहसास हो गया था कि अगर वो यहाँ पे थोड़ी देर तक और रुका रहा तो ये खतरनाक लेडी तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे अपने पास एक टेलीपोर्टेशन टोकन को बाहर निकालकर ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग गया था। देखकर मिस कैनिंग वहाँ पे कोल्ड टून में कहती है, भाग गया डरपोक कहीं का। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिवाइन गॉड माचा सोल को भी वापस भेज देती है। जबकि हंटर्स के ग्रुप को वहाँ से भागते हुए देखा तो गॉड मून क्लैन के लोगों की खुशी का वहाँ पे कोई भी ठिकाना नहीं था। वो सभी खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए अपनी लेडी मास्टर की तारीफ करते हुए कहने लगे थे, हमारी लेडी मास्टर ने तो वाकई कमाल कर दिया, आज तक हंटर्स का ये ग्रुप इस किसी भी क्लैन में गए थे उसे लूट कर ही वापस जाते थे। आज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हंटर्स के इन ग्रुप को खाली हाथ यहाँ से भागना पड़ा, और ये सब कुछ हो पाया हमारी पावरफुल लेडी मास्टर की वजह से। इसी दौरान हम देखते हैं कि यूजिन भी वहाँ पे भागते हुए अपनी माँ के पास आकर उनकी तारीफ करते हुए कहती है, माँ आपने तो वाकई कमाल कर दिया। जिसपे मिस कैनिंग भी वहाँ पे अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, चिंता मत करो मेरी बेटी, मेरे होते हुए कोई तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टियानजी तो काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। आज पहली बार उसे रियल फाइट करने का मौका मिला था, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो गया था, इसलिए उसको उदास होना तो बनता ही था। इसलिए वो अपने आप पे गुस्सा होते हुए कहता है, आज लाइफ में पहली बार मैंने खुद को इतना बेबस महसूस किया जैसा कि मैंने सोचा था। आउटसाइड वर्ल्ड वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि टियानजी की नजर वहाँ पे अपने हाथ में पहने हुए एक डिवाइन गोड कड़ी के ऊपर पड़ती है, जो कि उसे उसकी बुआ यानी कि यू यंग ने दिया था। उस कड़ी को देखकर अचानक से टियानजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा था, मुझे लगता है अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उन हंटर्स को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए गॉड मून क्लैन से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे। जहाँ पे आने के बाद फाइनली हंटर्स का वो लीडर चैन की सांस लेता है, लेकिन अभी तक भी उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी कि वो सही से अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसका एल्डर वहाँ पे आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, आप ठीक तो हो ना? अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लीडर अचानक से वहाँ पे गुस्सा होकर अपने उस एल्डर को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, तुम बुज़दिल कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ये कहकर वो उसे वहाँ पे उठाकर दूर फेंकते हुए कहता है, जब फाइट का समय था तब तो तुम अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर छुप गए थे। तुम जानते हो इस बार हमारी नाकामी की वजह से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ 8 लाख गोल्डन कॉइंस की तो वो गोल्ड सील थी और 9 लाख की थी वो 9 हेवन डोमेन शील्ड, जो कि दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो हम लोगों को टोटल कितना नुकसान हुआ? और ये कहकर वो वहाँ पे अपने हाथों पे कैलकुलेशन करते हुए कहता है, 17 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स का। इसमें जस्टी हमें इस बार जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा एल्डर वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर अपनी सफाई देते हुए कहता है, बॉस इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो स्टारशिप बैटलफील्ड का इस्तेमाल करते हुए गॉड मून क्लैन की प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने ही वाला था। अब वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल निकली, उसमें वाला मेरा क्या कसूर है? जिसपे हम देखते हैं कि वहाँ लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे कुछ भी करके हिज मैजेस्टी को ये सारी सिचुएशन समझाते हुए वो निशान करवाना होगा, वरना तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी खत्म कर देंगे। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी मैजेस्टी को मनाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे गॉड मून क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टियानजी खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए घर से भाग चुका था। यानी कि अब तक लिन फैंग के 3 बच्चे खुद को ताकतवर बनाने
बनाने के लिए अपने अपने घर से भाग चुके थे। और जैसे यूजिन को अपने भाई के भागने का पता चलता है तो वो जल्दी से भागकर अपनी माँ की तरफ जाते हुए कहती है, माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बिग ब्रदर घर से भाग गए हैं, आपको जितना जल्दी हो सके कुछ न कुछ करते हुए बिग ब्रदर को वापस लाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी यूजिन को वहाँ पे अपनी माँ नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो उदास होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, माँ आखिर आप कहाँ हो। और ये कहते कहते उसकी नजर वहाँ पे टियान जी की छोड़े हुए टोकन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, ये बड़े भैया भी ना बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो अकेले ही हमारी आंट को ढूंढने के लिए निकल गए, उन्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए था, मैं भी तो उनकी तरह खुद को ताकतवर बनाना चाहती हूँ। और ये सब कहकर अभी वो वहाँ पे उदास हो ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे अपनी आंट के दिए हुए कड़े के बारे में याद आता है, जिसे देखकर अचानक से वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, अरे इसे तो मैं भूल ही गई थी, एक बार आंट ने मुझे बताया था कि इस कड़े का इस्तेमाल करते हुए मैं कभी भी किसी भी रियलम के अंदर ट्रैवल कर सकती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सर पे मारते हुए कहती है, मैं इतनी ज्यादा भुलक्कड़ कैसे हो सकती हूँ, मैं भी तो इस डिवाइन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंट को ढूंढते हुए उन तक पहुंच सकती हूँ। और ये कहकर यूजिन भी वहाँ पे अपने बड़े भाई की तरह उस डिवाइन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए एक वॉइड गेट पोर्टल को बना देती है और अपनी आंट को ढूंढने के लिए वो भी वहाँ पे अपने बड़े भाई के पीछे पीछे बिना कुछ सोचे समझे उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके जाने के थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिससे मिस कैनिंग निकल कर बाहर आते हुए कहती है, यूजिन कहाँ गई तुम मुझे अपने बड़े भाई के बारे में क्या बताना चाह रही थी, माफ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन ये कहकर जब वो वहाँ पे अपने आसपास देखती है तो उसे वहाँ पे यूजिन कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन इस दौरान उसकी नजर वहाँ पे टियान जी के छोड़े हुए ये टोकन के ऊपर पड़ती है, जिसे उठाकर जैसे कैनिंग वहाँ पे एक्टिवेट करती है तो उसे वहाँ पे टियान जी का छोड़ा हुआ पैगाम मिलता है, जिसमें टियान जी अपनी माँ को बता रहा था, माँ माफ करना लेकिन अभी भी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए अपनी आंट के पास जा रहा हूँ, प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिएगा क्योंकि अभी मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो हो चुका हूँ कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूँ। अब टियान जी के उस पैगाम को सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी कैनिंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या वो आगे करे तो करे क्या। लेकिन ये कहते कहते जब वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पे वॉइड गेट पोर्टल का एक और एनर्जी सोर्स दिखाई देता है, जिसे जब मिस कैनिंग वहाँ पे अपने हाथों में लेकर चेक करती है तो उसे जानने को मिलता है कि यह एनर्जी सोर्स तो उसकी बेटी यूजिन का है। इसलिए वो वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, मेरी बच्ची यूजिन ये तुमने क्या कर दिया। फिर अब मिस कैनिंग वहाँ पे परेशान हो ही रही थी कि तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा वहाँ पे आते हुए उससे कहते हैं, मेरी बच्ची कैनिंग क्या हो गया तुम्हें, तुम इस तरह से परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। जिसपे कैनिंग जल्दी से आगे बढ़कर अपने ग्रैंडपा के पास जाते हुए कहती है, ग्रैंडपा टियान जी और यूजिन दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। मिस कैनिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ लेकिन आज नहीं तो कल ऐसा होना ही था क्योंकि हम जैसे लोग ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को ज्यादा समय तक बांध के नहीं रख सकते और अगर मेरी मानो तो यही उनके लिए बेस्ट है, उन दोनों को अपनी मंजिल खुद तलाश करने दो। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैनिंग वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ग्रैंडपा ये आप क्या कह रहे हो, अपने घर से भाग जाना भला उनके लिए बेस्ट कैसे हो सकता है। जिसपे उसके ग्रैंडपा उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, भले अभी के लिए तुमने हंटर्स के उस ग्रुप को यहाँ से भगा दिया था लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो लोग इतनी आसानी से हमारा पीछे नहीं छोड़ने वाले, वो अपना बदला लेने के लिए दोबारा जरूर आएंगे। ऐसे समय में तुम्हारे बच्चे यहाँ से जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ऊपर से उन दोनों के पास स्टार डिवाइन ब्रेसलेट भी तो है जो कि उन दोनों के ऊपर आने वाले हर एक खतरे से उनकी रक्षा करता रहेगा। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस कैनिंग भी वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, ग्रैंडपा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अभी के लिए वैसे भी हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसपे उसके ग्रैंडपा भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहते हैं, यही तो मैं कहना चाह रहा था और अभी तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा यंग है, अगर वो अभी ट्रैवल करते हुए इस दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो बड़े होने के बाद वो दोनों कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं जब जवान हुआ करता था तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ दुनिया का कोना कोना घूमता था और सच कहूँ तो वही समय बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जिस समय हम लोगों को किसी भी बात की टेंशन नहीं हुआ करती थी और हम दोनों बस घूमते ही रहते थे। अपने ग्रैंडपा की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस कैनिंग वहाँ पे मुस्कुराती हुई कहती है, ग्रैंडपा आप भी ना। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे पूरे 7 सालों के बाद लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि डिग्रेडेशन ऑफ जोइटिस के अंदर 7 साल लगातार प्रैक्टिस करते हुए अपनी डार्क एम्परर बॉडी के साथ साथ अपने एक और नया क्लोन भी बना चुका था जो कि हेवनली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था। और आई लिन फेंग अपने उन दोनों क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहाँ पे आपस में लड़वा रहा था। और जैसे जैसे लिन फेंग के क्लोन्स वहाँ पे आपस में टकरा रहे थे हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके हर बार टकराने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि डार्क क्लोन वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी अल्टीमेट डार्कनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के हेवनली क्लोन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है। जैसे हम देखते हैं कि लिन फेंग का हेवनली क्लोन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डोज कर देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे 10,000 लॉ में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और उसके बाद डार्क क्लोन ने वहाँ पे अपने खतरनाक हमलों से जितनी ज्यादा तबाही मचाई थी लिन फेंग का हेवनली क्लोन उन्हें वहाँ पे पूरी तरह से ठीक कर देता है। अब उस जगह को देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक खतरनाक फाइट हुई है। और अपने दोनों क्लोन्स की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे उन दोनों से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। शाओ टियान जो कि 7 सालों के बाद ट्रांसफॉर्म हो चुका था वो भी वहाँ पे बाहर आते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर आपकी दोनों क्लोन्स बॉडी तो बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मास्टर की चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर मैं अपनी क्लोन बॉडी को कब बना पाऊंगा। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन थंडर ड्रैगन जो कि 7 सालों के बाद पूरी तरह से बदल चुका था, वो वहाँ पे आगे बढ़कर शाओटियन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा के कहता हूँ, अगर तुम किसी तरह से अपनी क्लोन बॉडी को बनाने में कामयाब हो भी जाते हो तो फिर भी तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़कर थंडर ड्रैगन से कहता है, ओ ड्रैगन आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अगर मैंने ठान ली तो मैं एक तो क्या अपने हजारों क्लोन्स बना लूंगा, और बस एक बार मैं अपने क्लोन्स को बनाने में कामयाब हो गया उसके बाद मैं देखूंगा कौन मुझे डराते हुए मुझे बुली करता है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो। जिसपे शाओटियन भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा था। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी क्लोन बॉडी को क्रिएट कर भी लिया तो तुम्हारी क्लोन बॉडी एक ही बार में सिर्फ एक ही अटैक कर पाएगी, तो फिर भला उसका क्या फायदा। जिसपे शाओटियन वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, मेरी क्लोन बॉडी का एक ही अटैक इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कि वो दुश्मन को मौत की घाट उतारने के लिए काफी होगा। लेकिन अभी शाओटियन वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे लिन फेंग के दोनों क्लोन्स के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अपनी अल्टीमेट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ जाके टकरा जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग का डार्क क्लोन वहाँ पे अपनी अल्टीमेट डार्कनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट कर देता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे हेमली क्लोन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर हेमली क्लोन भी वहाँ पे 10,000 ला रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डार्क क्लोन के अटैक को ना सिर्फ वहाँ पे रोक देता है, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसके अटैक की एनर्जी को वहाँ पे पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर डिवोर करने लगा था। और जैसे जैसे हेमली क्लोन वहाँ पे उस अटैक की एनर्जी को डिवोर कर रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और लिन फेंग की ऐसी कमाल की टेक्निक को देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तुम्हारी ये नई क्लोन बॉडी तो ग्रेट पावर को पूरी तरह से मास्टर कर चुकी है, और साथ ही साथ इसने मेरी ग्रेट पावर को भी मास्टर करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द तुम्हारी ये हेमली क्लोन इनविंसिबल बन जाएगा, तुम्हारी ये डार्क क्लोन तो क्या कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे कहता है, दी क्रिएशन ऑफ जे डिस्क हमारे लिए टाइम को 100 गुना ज्यादा धीमा कर देती है। आउटसाइड वर्ल्ड में भले 7 साल गुजरे होंगे, लेकिन अंदर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हमें 700 साल गुजर चुके हैं, और पिछले 700 सालों से मैं अपने पैरामोडियल हेमली क्लोन को ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी यह सिर्फ हाफ स्टेप गॉड किंग रियलम तक ही पहुंच पाया है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उदास हो जाता है, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, दी पाथ ऑफ पैरामोडियल केओस को मास्टर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन काफी सारे कल्टिवेटर्स तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं कर पाते। गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारे इस पैरामोडियल हेमली क्लोन को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इवन मुझे भी गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक पैरामोडियल केओस स्टोन की जरूरत पड़ी थी। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा खुश होकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तो सीनियर उस समय आपको वो पैरामोडियल स्टोन कहाँ से मिला था। जिसपे थंडर ड्रैगन वहाँ पे हंसते हुए लिन फेंग को जवाब देते हुए कहता है, उस समय मैं दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था और जितना ज्यादा हो सके लोगों की मदद किया करता था। ये देखकर हेमली डाउट सोर्स ने मुझे टोकन ऑफ रिवार्ड के तौर पर वो पैरामोडियल हेमली स्टोन दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को गॉड किंग रियलम में पहुंचा पाया था। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़कर थंडर ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, इसलिए डाउट सोर्सेस ने आपसे अपनी जान छुड़वाने के लिए आपको वो पैरामोडियल स्टोन दे दिया होगा, ताकि आप उसे रिफाइन करने के लिए वहाँ से कहीं चले जाओ। जिसपे थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक तंजिया स्माइल करते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, मुझे वो पैरामोडियल हेमली स्टोन है अपने लिए नहीं बल्कि अपनी क्लोन बॉडी के लिए चाहिए था, और वैसे भी वो पैरामोडियल स्टोन से ऐसे ही किसी को नहीं दिए जाते, बस कुछ गिने चुने गॉड एम्परर लेवल के कल्टिवेटर्स को दिए जाते हैं। और लिन फेंग तुम अपनी सीनियर सिस्टर से इसके बारे में मदद क्यों नहीं मांगते। जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसके पास जरूर से हेमली पैरामोडियल स्टोन्स मौजूद होंगे। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, अगर मैं हर चीज अपनी सीनियर सिस्टर से मांगने लगा तो ये मेरी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें सबसे पहले खुद को गॉड एम्परर लेवल तक पहुंचाना होगा। जिस पे लिन फेंग थंडर ड्रैगन को वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मेरी ट्रू फॉर्म हाफ स्टेप गॉड वनरेबल रियलम तक पहुंच चुकी है, पर मैं इससे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी एक ही जगह पे स्टक हो गई है, इसलिए आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर आपकी तरह मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है और फाइनली मैं खुद को गॉड किंग रियलम के लेट स्टेज तक पहुंचा चुका हूँ, और अब मेरे हाथों में खुजली हो रही है। मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग बाहर जाकर किसी की वाट लगाए। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहते हैं, ज्यादा केयरलेस मत होना, अभी भी बाहर की तरफ हमारे बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन घूम रहे हैं। अगर तुम आउटसाइड वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए अपने हेमली पैरामोडियल क्लोन का इस्तेमाल करो। तुम्हारे इस क्लोन को तो इमॉर्टल एम्परर तक भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और क्योंकि तुम्हारे इस क्लोन का जन्म द क्रिएशन ऑफ जे डिस्क के अंदर हुआ है तो इसके अंदर एक खास एबिलिटी है जिसके चलते ये किसी की नजरों में भी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर मैं तुम्हारे
तुम्हारे इस पैरामोडियल हेमली क्लोन के लिए एक मास्क तैयार कर रहा हूँ जिसे गॉड इमोर्टल एम्परर लेवल के अलावा कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे पैरामोडियल मास्क को क्रिएट करते हुए उसे वहाँ पे लिन फेंग को दे देते हैं। इसे लेते हुए लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर माफ कीजिएगा, मैं आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे इस पैरामोडियल मास्क के लिए थंडर ड्रैगन का शुक्रिया अदा भी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने पैरामोडियल मास्क को अपने पैरामोडियल हेमली क्लोन को पहनने के लिए दे देता है। और जैसे लिन फेंग का क्लोन वहाँ पे इस मास्क को पहनता है तो वो पूरी तरह से वहाँ पे लिन फेंग में बदल जाता है। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उन दोनों में असली कौन है, सिर्फ गॉड इमोर्टल एम्प्रेस के अलावा। अब ये देखकर शाओटियन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर थंडर ड्रैगन के पास जाते हुए कहता है, सीनियर क्या आप मुझे ऐसा मास्क नहीं देने वाले, प्लीज मुझे भी एक ऐसा दे दीजिए। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब क्योंकि तुम मुझे सीनियर कह रहे हो तो इसलिए तुम्हें भी एक मास्क दे ही देता हूँ। और ये कहकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे शाओटियन को भी एक मास्क दे देते हैं। जिसे पहनने के बाद शाओटियन वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहने लगा था, इसे पहनने के बाद तो मैं और भी ज्यादा कूल और डैशिंग दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल एक माइटी की तरह। अब उस मास्क के चलते शाओटियन को भी कोई नहीं ढूंढ सकता था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी पैरामोडियल हेमली क्लोन से कहता है, मैं दोबारा से कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, अब से मैं आउटसाइड वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग का हेमली क्लोन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिला देता है। और उसके बाद लिन फेंग का पैरामोडियल हेमली क्लोन एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए डिक्रेशन ऑफ जेड डिस्क के बाहर आ जाता है, जहाँ किसी को शक ना हो। इसलिए इस जर्नी में शाओटियन भी उसका साथ देने वाला था। उस डिवाइन मेंशन में आने के बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे डिक्रेशन ऑफ जेड डिस्क को भी वहाँ पे वापस से अपने पास रख लेता है, ताकि रियल लिन फेंग वहाँ पे उसके अंदर अपनी कल्टीवेशन करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर सके। तभी वो पैरामोडियल क्लोन वहाँ पे कोर्ट रूम में कहता है, इस यूनिवर्स में हजारों रियलम्स मौजूद है और उनमें से हर एक रियलम मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन कर देता है और एक एक करके वो वहाँ पे सारे वर्ड्स को स्कैन करने लगा था। और इसी तरह वहाँ पे उन सभी को स्कैन करते करते वो एक रियलम के पास आके रुक जाता है, क्योंकि उस रियलम से लिन फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा फेमिलियर ऑरा महसूस हो रहा था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे शाओटियन से कहता है, हम लोग हेमली गैलेक्सी डोमेन में जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे वहाँ से काफी ज्यादा फेमिलियर ऑरा महसूस हो रहा है। और ये कहकर लिन फेंग शाओटियन को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।